अस्सलाम कैसे हैं आप लोग? हमें 10 किस्तें हो गई हैं साथ-साथ पढ़ते हुए, जिसका मतलब है आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही है। तो अगर कहानी पसंद आ रही है, मेरी आवाज़, मेरा पढ़ना आपको भला लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत होगी और इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई नया नॉवल शुरू करूँगी, तो आपको मिल जाएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कभी इस तरह मैं जब भी नया नॉवल शुरू करूँगी, कोई नई प्लेलिस्ट बनाऊँगी, आपको उसका भी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा नॉवल है जिसको आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताया करें। मैं वो वाली बुक्स जो उर्दू हो, इंग्लिश हो, बच्चों की हों, आप अपने बच्चों के लिए कोई बुक्स चाहते हैं, मैं वो भी पढ़ सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे मालूम होगा कि मेरी ऑडियंस किस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहती है। मैं वो आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ वो पैरेलल शुरू कर दूँ। हम किस्सा नंबर 11 शुरू करते हैं। इसका पहला हिस्सा। पारिस पर दान उससे नाराज हो चुका था। पैकिंग के दौरान उसके आगे पीछे फिरते हुए उसने बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब ना दिया। तैयारी करते हुए बारहा मुखातिब कर रही थी, मगर वो तो ऐसा हो गया जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। खाने की मेज पर भी इंतहा की खामोशी थी। अब वो वही खड़ूस, मगरूर और बदमिजाज फारिस था, पुराने वाला। जन्नत हैरान थी, आखिर उसे हुआ क्या था? ऐसी कौन-सी बात थी जो उसे बुरी लग गई थी? अच्छा ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। खासी सोचो-विचार के बाद ज़रा-सा एहसास हुआ तो कह दिया। गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब रवान-दवान थी, वो भी नशिस्त पर उसके बराबर में बैठी थी। पूरे पाकिस्तान को बताओ मेरी बला से। एक शान और तमकनत से भरा जवान वो करूफर से कहकर बाहर देखने लगा। जन्नत हैरान हुई, वाकई? फिर कंधे अचकाकर उसने रुख बदल लिया। लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर अदील अहमद नजर आया तो छूटते ही पूछ लिया, मिस्टर अदील, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नींद में बातें करता हो? सॉरी, अदील को जन्नत कमाल की बात खाक समझ में ना आई। मतलब जो नींद में बात करे, मैं एक को जानती हूँ। हाथ से अपनी तरफ इशारा किया, यूं जैसे बड़े एजाज की बात हो। पारी से गुस्सा दबाते हुए जन्नत को बाजू से पकड़कर दाएं तरफ खड़ा किया। बाज आ जाओ तुम। नहीं, बाज आसमान पर ही ठीक है, उसे नीचे मत बुलाओ तुम। वो बड़े मजे में थी। एंड बाय द वे तुमने मुझे खुद कहा सबको बता दो, अब क्या मसला है? वो जब्त करके झटके से पलट गया। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में तो उसने इंतहा कर दी। करीब बैठे किसी सूटी बूढ़े, आधे अंग्रेज आधे पाकिस्तानी अंकल से स्लीप टॉक का मौजू छोड़ दिया। वो बता रहे थे कि कैसे उनके अजीज नींद में चला करते थे, कैसे एक बार वो घर से बाहर निकल गए थे और वो बहुत हैरान और परेशान हो रही थी। क्या वाकई अंकल ऐसा ही होता है? ओह मेरे अल्लाह! अच्छा फिर क्या हुआ था? वो सीट आम पर कोहनी टिकाए हाथ को पेशानी और आंखों पर रखे जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। अंकल साहब से गुफ्तगू खत्म हुई तो मोहतरमा को भूख लग गई। बैग से चिप्स का पैकेट निकाल लिया। फारिस को ऑफर की तो वह अच्छा खासा जला भुना बैठा था, रिस्पॉन्स तक न दिया। वो कंधे उचकाकर रुख बदल गई। चिप्स के चंद पैकेट, चॉकलेट्स, बिस्किट्स निकाल लिए। वो मजे से खा रही थी तो सामने बेंच पर बैठे बच्चे उस पर संजीदगी से नजर जमाए हुए थे। बैग था या कोई जादुई थैला, चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी दौरान एक नन्ही सी बच्ची नजरों में आ गई। उसके पैरों में फूलों जैसे जूते थे। जब वो कदम उठाती तो सिर्फ रोशनी से बिखरती थी। हम भी ऐसे जूते लेंगे, फारिस की जानिब झुककर कहा। वो मोबाइल पर कुछ लिख रहा था, सर उठाकर देखा, फिर देखता ही रहा। बच्ची ने नया नया चलना सीखा था। फ्राक में तो कोई खिलता हुआ फूल ही लग रही थी। ठीक है, हम यही लेंगे। वो मंजर देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मोहतरमा को होश आया तो फिर से टोका। ये अब हम सिर्फ तुम हो? अब की कड़ी नजरों से उसे घूरा। वो स्ट्रॉ दांतों में दबाए रुख बदल गई। फारिस की निगाहें कुछ देर तक इस बच्ची का ताकुब में रही। तुम्हें लगता है जब हमारा बेबी आएगा तो हम अलग हो सकेंगे? उसने कहा। जन्नत चौंक कर उसे देखा। स्ट्रॉ मुंह में ठहर गया, अंदर तक खामोशी छा गई। तुम में ऐसा करने की हिम्मत आ सकती है, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं। वो सच कह रहा था। वो जितना ही मजबूत था अपनी औलाद के लिए उतना ही कमजोर हो सकता था। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जन्नत की आंखों में नमी उतर आई। आंखें, नाक, गाल सुर्ख होने लगे। ओह गॉड, क्या हो गया है? वो सही मायनों में घबराया था। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। मैं यही समझी हूँ। वो रो पड़ी।
तुम गलत समझी हो। फॉर गॉड सेक रोना बंद करो, लोग हमें देख रहे हैं जन्नत। हाँ तो देखने दो, उन्हें पता चलना चाहिए तुम कितने बुरे हो। वो उठकर अपनी पुश्त पर हाथ बांधे उसके आगे खड़ा हो गया ताकि किसी को ये पता ना चले वो कितना बुरा है। वो उसकी इस हरकत पर सीख पा हो गई। हाँ चुप कर रोती रहूं कोई परवाह नहीं, ये नहीं कि दो लफ्ज तसल्ली के बोल दो। पस्त आवाज में शिकवा किया। वो कदरे हैरत से उसकी तरफ मुड़ा। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? बराबर में बैठकर पूछा। यही कि मेरे बच्चे को पूरा का पूरा अपने पास रख लेना, मैं हफ्ते में एक दिन मिल लिया करूंगा। या फिर ये कि खलाक के लिए जो वकील चाहिए वो मैं हायर कर दूंगा। वो लम्हे भर के लिए थमी, अंदर ही अंदर और रोना आया। खबरदार जो तुमने मुझसे बात भी की तो। अपना बैग पैक उसकी गोद में पटक कर दूसरी बेंच पर जा बैठी। आरिस गहरी सांस लेकर रह गया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, आंसू साफ करते हुए वो बड़बड़ाई। हाँ मगर आपके वाला तो खूबसूरत भी बहुत है। आंटी जी ने किताब से नजर हटाकर ऐनक आगे पीछे करके उसके वाले को बगौर देखते हुए तबसरा किया। गालबन वो काफी देर से उनकी सिर्फ मुलाहिजा फरमा रही थी। शौहर ऐसा हो तो बीवी को क्या खाक सुकून की नींद आती होगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनकी बात समझे बगैर उसने अपनी कही। गुड लकिंग मर्दों की बीवियों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। जन्नत का मुंह खुला, बात तो जैसे अब समझ में आई। कोई गुड लुकिंग नहीं है वो, तड़प कर कहा। आंटी जी ने अपने ऐनक नाक पर खिसकाकर उसे घूरा। भला ये कैसी बीवी थी जिससे अपने शौहर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नजर रखा करो इस पर, माओ की तरह नसीहत की। मुझे नहीं रखनी कोई नजर वजर। बिगड़ कर सीने पर बाजू बांधे टांग पर टांग रखी। करता है तो कर ले दूसरी तीसरी चौथी शादी। रोने के बायस मुहतरमा की आंखें और नाक सुर्ख हो रही थीं। आंटी जी को उसकी खुदसरी पर गुस्सा आ गया। ये आजकल की नौजवान नस्ल, बर्दाश्त तो है ही नहीं इनमें। लो बताओ, दूसरी तीसरी चौथी शादी, ये भी कोई कहने की बात है? और कल को अगर दूसरी तीसरी चौथी आ गई तो लग पता जाए। आंटी की बरहमी देखकर वो जरा मदहम पड़ी। अभी तो उसने ये नहीं बताया था कि वो माँ बनने वाली है, और ये भी कि वो कोर्ट में जाकर खुला लेगी। फिर शायद वो जूता ही उतार लेती। फारिस को मुकम्मल नजरअंदाज किए वो उनसे बातें करने लगी। आंटी के पास बहुत से मुफ्त मशवरे थे। उन्होंने हाथ थामा और शोहर को मुट्ठी में करने के गुर सिखाने लगी। गुर सिखाते सिखाते अपनी नंद और जेठानी के किस्से छेड़कर बैठ गईं। जन्नत ने उनकी खानदानी सियासत और मसलों में ऐसी उलझी कि फारिक के साथ अपनी लड़ाई गुस्सा नाराजगी सब भूल भाल गई। उसका हरे रंग का बैकपैक अपने घुटने पर रखे फारिस ने बेसाख्ता सुख भरा सांस लिया। 15 मिनट बड़े सुकून से गुजरे। ऐलान हुआ तो उठकर उसके पास आया। मेरा तो फोर्थ मंथ चल रहा है। वो सारे हाल अहवाल यूं दे रही थी जैसे कई सालों की शनासाई हो। और आंटी जी भी तस्बीह के दाने घुमाते हुए यूं खुश हुई जैसे वही नानी बनने वाली हो। प्रेगनेंसी के हवाले से भी नसीहतें की। जाते वक्त फोन नंबर्स का भी तबादला हुआ। मैं आपको बहुत मिस करूंगी आंटी, उनसे गले लगाकर बोली। पारिस ने आंखें घुमाई। सरे राह चलते किसी से भी उसकी दोस्ती हो जाती थी। काश मेरी सीट आपके साथ होती। हाँ काश। फारिस ने हाथ पकड़कर दांत पीसे और अपने साथ ले जाने लगा। सबर नहीं है तुम में? उसे बुरा लगा। पिछले 1 घंटे से सबर ही तो कर रहा हूँ। हाँ तो क्या इस बार मेरा कसूर है फ्लाइट लेट हो गई? सरासर मेरी गलती है, वो मुतारफ हुआ। उसका हाथ गिरफ्त में लिए आगे बढ़ गया। वह महज उसे घूर कर रह गई थी। बिजनेस क्लास केबिन में नीलमु रोशनी का गुमान था। पुरसकून खामोशी थी। आसपास बहुत से मुसाफिर नींद के आगोश में उतर चुके थे, बशमूल इसके जोजा मोहतरमा के, तहम वो जाग रहा था। टेबल ट्रे पर लैपटॉप रखा, स्क्रीन रोशन थी। कुछ बेचैनी से पेशानी मसलते हुए वो आरामदेह हालत में बराजमान बहुत बेचैन लग रहा था। आंखों में तफक्कुरात की परछाइयां थीं। दिल में वहमों का खौफ था। हालात की दहशत थी, माजी की वहशत थी। और सवाल थे, बहुत ज्यादा और मुश्किल सवाल थे। उसे संभलने में वक्त लगा था। अब बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। कैफियत यूं हो रही थी जैसे वो वहीं खड़ा हो। अंदर बहुत शोर था, बेतहाशा बेसुकूनी थी। तुम सोए नहीं? जन्नत की आवाज पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे दोबारा वोमिटिंग हुई थी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी पेट पर हाथ रखे वो निढाल नींद दराज थी। नींद नहीं आ रही कहकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। परेशान हो यानी वो कब से उसकी बेचैनी मुलाहिजा कर रही थी तो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, वो चुप हो गई। तुम कुछ खा लो, उसने कहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए उसने आंखें मीच लीं। हलक कड़वा था, जायका खराब। खाने के तस्वुर से ही उबकाई आने लगी।
अब इस तरह की चीज़ें खाओगी तो यही होगा। किस तरह की चीज़ें? जिनसे बैग भरा हुआ है। तुम्हारा मतलब है मॉर्निंग सिकनेस चिप्स, चॉकलेट्स खाने की वज़ह से होती है। जन्नत की भवें सिकुड़ गईं। तुमसे बहस फ़ुज़ूल है, उसने फ्लाइट अटेंडेंट कॉल बटन दबाते हुए कहा। हाँ, लाजवाब जो हो गए हो, अब तो तुम यही कहोगे। तिनक कर बोली। कुछ ही देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट हाजिर हुई। फारिस ने फ्रूट प्लेटर मील का ऑर्डर किया, जो कि कुछ ही देर में पेश कर दिया गया। उसके इसरार और एक दो घूरने के बाद वो ना चाहते हुए भी उठकर बैठ गई। चाहो तो हर 5 मिनट बाद एक बाइट लो, लेकिन ये हर सूरत खत्म होना चाहिए। उसकी सीट की पोजीशन एडजस्ट करते हुए टेबल ट्रे खोल दी। एयर होस्टेस एक एक करके अशिया रखती गई। वो गहरी सांस लेकर बाहरी तारीकी में देखने लगी। फोर्क उठा लिया, फिर बेतली से थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी। अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अब वो सामने देख रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन तारीक हो चुकी थी और ऐसी ही तारीकी उसके अंदर भी आ गई थी। सीने पर बोझ पड़ा हुआ था। गहरी सांस लेकर उसने अपनी परेशानी मसली। गुज़श्ता सब वाली कैफियत एक बार फिर उस पर तारी हो रही थी। बात सामान की थी, उस घर की थी और घर की दीवारों से जुड़ी हिकायतों की थी। शायद उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। जो दरवाजे सालों से बंद थे, उन्हें नहीं खोलना चाहिए था। एक मंजर उभरा, फिर दूसरा, तीसरा। उसने आंखें मीच कर गर्दन के पीछे दोनों हाथों से दबाव डाला। फिर पानी की बोतल उठा ली, चंद घूंट भरे, फिर जेब से टैबलेट्स का छोटा सा पैकेट निकालने ही वाला था कि जन्नत की आवाज समाज से टकराई। गर्देजी साहब उस दिन तुम्हारे दादा की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे तुम्हारी पर्सनालिटी भी उनके जैसी है। पल लम्हे भर के लिए साकित हुआ, फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। गर्देजी साहब? हाँ, वो जिनके सफेद लंबे बाल हैं, उस दिन शादी पर भी थे, जमाल गर्देजी। वो सुन्न हुआ। मिसेस सुलेमान ने उसे नहीं बताया था। तो क्या वो जन्नत से मिलने आए थे? वो कह रहे थे तुम्हारी बिजनेस स्ट्रैटेजी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा हर मामले में अपनी टीम को लेकर चलने का तरीका लेट चेयरमैन आजम शिराजी जैसा है। यूं लगता है जैसे आप भी आज भी सब वही डील कर रहे हो। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बता रही थी, मगर फारिस के अंदर सब फना हो रहा था। बज़ाहिर ये तारीफ एक राय थी, और ये इस राय सिर्फ विदेशी साहब की नहीं थी। उसके हल्का अहबाब और बिजनेस सोसाइटी में तकरीबन हर दूसरा शख्स यही कहता हुआ पाया जाता था। मगर हैरानकुन बात यह थी, वो सब जन्नत से सुन रहा था। कुछ गलत हो गया था यकीनन। खतरे की घंटी बज उठी। गदेजी साहब के तसव्वुर से उसके जबड़े भिंच गए। क्या ऐसा ही है? वो पूछ रही थी। नहीं। उसका दाना हाथ पे साख्ता गर्दन तक आया। उसने टाई की नॉट ढीली कर दी, कॉलर के बटन भी खोल दिए। वजूद में आग जल उठी थी, आंखों में धुआं सा भर गया था। जख्म सुलगने लगे थे, रूह झुलस रही थी। वो आज़म शराज़ी नहीं था, वो आज़म शराज़ी जैसा नहीं हो सकता था। उसके एहसासात से कतई बेखबर जन्नत ने लेमोनेड के कुछ घूंट लिए। और क्या कहा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी, तासुरात बज़ाहिर सख्त नहीं थे, मगर अंदर की करकती उसकी आंखों से अया हो रही थी। और तो कुछ खास नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे, इसलिए जल्दी चले गए। ओह हाँ, फिर उसे कुछ याद आया तो उसकी तरफ देखा। वो उसे कहने लगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ योर हस्बैंड, यू डोंट नो हिम। यानी तुम्हें अपने शौहर से बहुत मोहतात रहना चाहिए, तुम उसे नहीं जानती। हमला शदीद और जब्रकारी थी, हमेशा तभी पड़ती थी जब तवक्को नहीं होती थी। उसकी मुठ्ठियां भींच गईं। जन्नत को मिसेस सुलेमान के घर अकेले भेजकर उसने गलती कर ली थी। फिर फिर ये कि मैंने कहा, ये बात करने के बाद आपको मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। फारिस वरदान शजदर सा उसे देख कर रह गया। फिजा की कशीदगी यकयक कम हुई, घुटन का एहसास खत्म हुआ, सांसों से बोझ हट गया। मैंने सिर्फ इतना कहा और वो एकदम से हंसने लग गए, अजीब तरह से। फिर बोले, ऐसी बात फारिस की बीवी ही कह सकती है। इसके बाद वो ज्यादा देर नहीं रुके। सेब की काश मुंह में डालते हुए सर उठाया और रुक गई। फारिस उसे देख रहा था, पलकें झपकाए बगैर वो उसे देख रहा था। जन्नत कमाल के लिए उसके तासुरात कतई समझ से बाहर हो गए। उसकी हेजल आंखें धुंधली मुबहम हो गईं। उसकी हर इकायत फिर से अंधेरा हो गई, मुकम्मल सन्नाटा हो गई। तुमने गर्देजी साहब से कहा वो मुझसे मोहतात रहे? उसने जैसे तस्दीक चाहिए। हाँ, क्या नहीं कहना चाहिए था? वो पजल हुई। वो अगले चंद लम्हों तक कुछ न कह सका। वो उसे हैरान कर रही थी, बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। और जो बात वो कर रहे थे, दानिस्ता रुक गया। कौन सी बात? भवें सुकेड़ कर फारिस को घूरा। पहेलियों में बातें करता था वो। उन्होंने तुमसे कहा यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर हस्बैंड। हाँ, वो तो मैं शुरू से बहुत केयरफुल हूँ,
इजी होकर बहुत मुतमईन लहजे में बोली। फारिस उसे देख कर रह गया। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम कोई सीरियल किलर हो और मुझे उसका इल्म नहीं। ऐसा हो सकता है कि मुझे इल्म ना हो? तायीद के लिए उसकी तरफ देखा, मगर दूसरी तरफ एक गहरा सकूत था, ताज्जुब था, हैरानी थी, सदमा था। वो ऐसी क्यों थी? डॉक्टर मुस्तफा की नवासी वो ऐसी क्यों थी? अपनी तमाम तर नाराजगी के बावजूद उसने गर्देजी साहब का उसका वीक पॉइंट नहीं दिया था। उसे साबित कर दिया था वो उसकी ही बीवी थी, उसके साथ ही खड़ी थी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इतनी अज़ियतें, इतना दर्द, इतने गम सहने के बावजूद, इतने इख्तलाफात की ज़द में रहते हुए भी, उसे अपना फैसला सुनाकर अपने नाराज़गी पर कायम होकर भी उसके साथ ही थी। अपने अंदर उसे एकदम से सुकून उतरता महसूस हुआ। लेकिन उनकी ये बात तो ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती। एक बार फिर उसे टटोला कि शायद कहीं तो उसके अंदर शकूक-ओ-शुबहात के साए होंगे, कहीं तो उसे कोई ऐसी बात मिली होगी जिसने उसके अंदर का सुकून मिटाया होगा, एहसासात जलाए होंगे। मगर मैंने तो तुम्हें जानकर क्या करना है? वो उसकी आंखों में आंखें डाले लापरवाही से पूछ रही थी। वो सही मायनों में लाजवाब अब हुआ था। मैंने कौन सा तुम्हारे साथ सारी उम्र के लिए रहना है? एक अदा से अपने बालों को झटका, बातों बातों में आधी प्लेट खाली हो चुकी थी। पारिस के लिए मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया था। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हमेशा दुरुस्त बात कहती हूँ। उसे अंदाजा ही नहीं था वो उसे अनजाने में उसके दिल से कितना भारी बोझ हटा चुकी थी। अब वो मजे से खा रही थी। कुछ ही देर बाद निगाहों की तपिश का एहसास करके उसकी गर्दन मुड़ी। सीट आराम रेस्ट पर कोहनी टिकाए बाएं हाथ की उंगलियों को अपने होंठों पर ठहराए उसे देख रहा था। बहुत नरमी से और बेइंतहा उनसीयत के साथ। वो इस बिजनेस केबिन की वाहिद मुसाफिर थी जो अपनी सीट पर आलती मालती मारे बैठी थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मशकूक होकर घूरा। कैसे देख रहा हूँ? जैसे देख रहे हो, वही तो कैसे देख रहा हूँ? सवाल मैं पूछ रही हूँ तुमसे, वो चिढ़ गई। कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? चंद मुंह के बाद उसने कहा, श्योर। एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में फोर्क उठाए इजाजत दी। व्हाई आर यू सो क्यूट? तुम इतनी प्यारी क्यों? और वो जो सोचे हुई थी कि कभी भी उसकी किसी बात पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देगी, तो सचमुच ब्लश कर गई। सटपटाकर प्लेट रख दी, हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे का रुख मोड़ा। कहीं और देखो तुम। वो हंस दिया। खुद खिड़की की तरफ होकर प्लेट करीब कर ली। दिल धक धक कर रहा था। आवाज कानों में भी गूंज रही थी। जहाज में भी गूंज रही थी। उसे लगा ये धक धक फारिस भी सुन रहा है, मुसाफिर भी सुन रहे हैं। आर यू ऑलराइट? वो हंसी जब्त के पूछ रहा था। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, कहकर अपनी शक्ल फिर से गुम कर ली। भला जिसके पास जन्नत हो उसे एंटी डिप्रेसेंट की क्या जरूरत? वो मुस्कुराते हुए सर झटक कर रह गया। पाकिस्तान पहुंचते ही उसे पहले तो अच्छी खासी नींद देखकर अपनी सफर की थकान उतारी। उसके बाद फुर्सत से अपनी शॉपिंग दिखाने मिसेस शिराजी के बेडरूम में पहुंच गई। अपने कपड़े कोट्स डॉलर के बजाय उसे बच्चे के लिए ली जाने वाली शॉपिंग दिखाने का ज्यादा शौक था। अब तक उसने जितनी भी चीजें खरीद रखी थीं वो सब की सब बेड पर फैला दी। वो एक एक चीज उठाती जा रही थी और उन्हें दिखाते हुए बता रही थी उसने ये कब और कहाँ से ली थी। पारिस की साथ ली जाने वाली सबसे पहली शॉपिंग तो यादगार थी। उसे जो कुछ वो उन्हें नहीं दिखा सकी थी तो आज दिखा रही थी। मिसेस शिराजी आंखों में खुशी की रमक लिए बहुत मोहब्बत से एक एक चीज हाथों में लेते हुए उसे भी देख रही थी। लंदन की फिजा ने जन्नत पर अच्छा असर छोड़ा था। सेहत कुछ बेहतर हो गई थी। हलके कम हो गए थे। चेहरा फ्रेश भरा भरा सा लग रहा था। अब वो मुस्कुराती थी तो आंखें भी चमक उठती थी। मिजाज में जैसे एक ठहराव सा आ गया था। उसका खौफ खत्म हो चुका था। वहमे मुबहिम हो गए थे। वो पहले से बहुत बेहतर थी। बहुत ज्यादा बेहतर थी। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने उनके ताल्लुकात की मजीद बेहतरी की दुआ की। उसने बैग से स्याह शॉपिंग बैग निकाला। ये कब लिया? जरा हैरान हुई कि उसे याद नहीं था, न पहले उसे देखा था। खोला तो अंदर सफेद रंग के नन्हे मुन्ने से मोजे, जूते, ऊनी कैप और लिबास था। पीटर भी सफेद रंग का। क्या ये फारिस ने लिए थे? आंखों में इश्तियाक लिए कपड़ों को हाथ में लिया। इतनी नरमी और मुलायम चीजें उसने फौरन से उठाकर मुझे शिराजी को दिखाई। वो अपनी जगह साकित हो गई। ये यकीनन फारिस ने लिए हैं। कितने प्यारे हैं ना? वो कह रही थी। उनकी पलकें लरज़ीं, उनके लब कँप-कँपाए, उनके सीने पर एक भारी बोझ आकर ठहर गया। जन्नत ने छोटा-सा मिनी किचन निकाला।
उसने ये बहुत जल्दी ले लिया है, वो कहकर हंसी। जन्नत ने छोटा सा मिनी किचन सेट निकाला। ये इसने बहुत जल्दी ले लिया है, वो कहकर हंसी। मिसेस शिराजी को लगा वो सांस नहीं ले सकेंगी। जो कपड़े हाथ में थे उन पर गिरफ्त पड़ गई। आंखें मुकम्मल नम, वजूद अंदर तक वीरान हो गया। पता नहीं उसने कब लिए। सर उठाकर मिसेस शिराजी की तरफ देखा, उनके बदलते तासुरात परेशान कर गए। आप ठीक हैं? उनके पास आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। हाँ, ठीक हूँ। उसने फौरन ही ग्लास में पानी डालकर उन्हें दिया। चंद घूंट लेने के बाद वो वक्फे वक्फे से गहरी सांसें लेती रहीं। आंटी, उनका हाथ अपने हाथों में लिए फिक्रमंदी से उन्हें देखा। ठीक हूँ, ऐसे ही जरा दिल घबरा गया। आप आराम करें, मैं भी तो कब से आपका सर खा रही हूँ। शर्मिंदा होकर सारी चीजें समेटना शुरू की। ऐसा नहीं है बेटा, उन्होंने रोकना चाहा, बस बाकी शॉपिंग कल देख लेंगे। उन्हें एहतियात से बेड पर लिटाया, बहुत मोहब्बत और फिक्रमंदी से उनकी आंखों में देखा। थक गई हूँ शायद, इसलिए। उनकी आवाज आंसुओं से रिंधी हुई थी। मैं फारिस को बुलाती हूँ। उठकर जाने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। परेशान हो जाएगा वो, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। वो इनके गिर्द बाजू डाले उनके बराबर में ही लेट गई थी। आप सो जाएं अब। उनके कंधों पर अपना सर रखा। उन्होंने खुद को पुरसुकून करते हुए आंखें बंद कर ली। वो तब तक उनके पास रही जब तक वो सो नहीं गई। एहतियात से उठकर लैंप ऑफ कर दिया और बेआवाज कदमों के साथ बाहर आ गई। चंद लम्हों तक वहां खड़ी रही, फिर उसने राहदारी की जानिब देखा। आहिस्तगी से कदम उठाती सीढ़ियों तक आई, सर उठाकर बहुत ऊपर तक देखा। सुबह उठ के बेदार होने से पहले ही फारिस अपने ऑफिस चला गया था, और वो भी दोपहर तक बड़े धड़ल्ले से अपने नए कमरे में सामान समेत शिफ्ट हो गई थी। आमना सामना हुआ था, ना मैसेज पर कोई बात हो सकी थी। वापसी पर कुछ वक्त मिसेस राजी के साथ गुजार कर वो दोबारा अपने कमरे में बंद हो गया था। वो पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही करता था। मगर जाने क्या बात थी कि उसके रवैये का यह बदलाव उसे बहुत ज्यादा महसूस हुआ था। मुमकिन है उसकी तबीयत ठीक ना हो, या वो अपने कारोबारी मामूलात को लेकर कुछ परेशान हो। निचला लब काटते हुए वो स्टैंड पर हाथ रखे चंद लम्हों तक खड़ी रही, फिर कुछ सोच कर सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई। अब तक वो यकीनन सो चुका होगा, मगर तसल्ली कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं। राहदारी के आखिर में सिटिंग एरिया की खिड़कियां खुली हुई थीं, पर्दे हवा से लहरा रहे थे। उसने मोहतात होकर आहिस्तगी से बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। वो शॉवर लेकर अभी बाहर निकला था, वार्डरोब के सामने खड़ा शर्ट पहन रहा था। मुड़कर उसे देखा तो वो गड़बड़ा कर रह गई। तुम यहाँ? वो हैरान हुआ था। जन्नत बुरी तरह से फंस गई। ख्याल था वो सो रहा होगा तो एक नजर देखकर चली जाएगी, मगर वो मैं अपनी चीजें लेने आई थी। शर्ट के बटन बंद करते हुए कुछ हैरत से उसे देखा। श्योर? वो जरा कंफ्यूज सी अंदर दाखिल हुई थी। ठीक है, जब वो सुबह से उसे नजरअंदाज कर रहा था तो उसे मुंह उठाकर उसके कमरे में आने की क्या तुक बनती थी। अंदर ही अंदर खुद को मलामत करते हुए वार्डरोब एक तरफ स्लाइड की, खाने मुकम्मल खाली थे। उसका जरूरी सामान तो आज सुबह से ही नीचे मुंतकिल हो चुका था। याद आने पर निचले लब काट डाला, फिर दूसरी स्लाइड खोली, वो भी खाली मिली। अल्लाह, कुछ तो नजर आ जाए जिसे दिखाकर वो कहे हाँ वो इसके लिए आई थी। तीसरी में तो फारिस के कपड़े, घड़ियां, जूते और टाइयां वगैरह रखी थी। उफ। वो अपने नम बालों को तौलिए से खुश करता उसके पीछे खड़ा था। वो आईने में उसका अक्स वाज़ेह देख सकती थी, मगर देखना नहीं चाह रही थी। यहाँ नहीं है, फंसी फंसी सी आवाज हलक से निकली। मुड़कर जाना चाहा तो वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। नहीं, वो मैंने शायद कहीं रख दिया होगा। वो मेरी व्हाइट कलर की शर्ट थी, वो नहीं मिल रही। बस वही शर्ट ढूंढने आई थी। नजर झुकी हुई थी तो उसकी आंखों के तासुर से लाइम थी, लेकिन लहजे में जो शरारत थी, वो छुपी नहीं रह सकी। हाँ, तो और क्या चाहिए होगा मुझे? उसकी बाईं तरफ से खिसकना चाहा तो एक बार फिर उसके रास्ते में आ गया। तो बुरी तरह से रोहासी हुई, मगर ऊपर से बिल्कुल जाई नहीं होने दिया। अंगूठे से उंगली की पोर को खुरचते अब वो सर झुकाए खड़ी थी। वो कदरे और से उसे देख रहा था। मेकअप से मुकम्मल आरी चेहरा, बालों को बस यूं ही लपेट समेट कर एक मैसे सा बन बनाया हुआ था। कुछ लटें गालों की अतराफ हल्का सा खम लिए गर्दन को छू रही थी। शिकन लिए सफेद रंग की लंबी सी ढीली ढाली शर्ट, जिसकी जेबों में गालबन बादाम भरे हुए थे, आज सुबह खाते हुए नजर आई थी। नीलगू पाजामा, गले में झूलता दुपट्टा किसी और रंग का था। स्लीपर्स किसी और रंग के थे। उसका अपना अब कोई और रंग हो रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा लग रहा है?
सीने पर बाजू बांधे इंतहाई संजीदगी से पूछा। जन्नत की धड़कन मिस हुई। सर उठाकर उसे देखा। बेख्वाबी का शिकार आंखें, हल्की सी बढ़ी हुई शेप, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नमी, लहजे में हुस्न और तासुरात में मुबहम सी उदासी लिए वो उसे नरमी से देख रहा था। वो नजरें झुका गई। हाँ, मेरा तो बहुत लग रहा है। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए तेजी से कहा। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, चौंक कर सर उठाया। शरारत भरी आंखें उस पर जमी हुई थीं, वो गड़बड़ाकर रह गई। बताया तो है शर्ट लेने आई थी। जवाब देकर दूसरी तरफ से निकलना चाहा, मगर फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। क्या है? वो जिद हुई। चंद लम्हों तक उसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा। अब दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। बहुत चाहत से मुतालबा करके उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर दिया। फारिस के हुक्म में वो बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा सफेद कैचर उसकी नजरों में आ गया। वो रहा। एकदम से इशारा किया तो फारिस ने बेख्तियार पीछे देखा। वो उसके बाईं तरफ से निकल गई। लपक कर ड्रेसिंग टेबल से अपना कैचर उठा लिया। ये रह गया था, दिखाकर कहा। तुम व्हाइट शर्ट लेने आई थी। सीने पर बाजू बांधकर उसे याद दिलाया। इसके लिए भी आई थी। वहीं खड़े खड़े कैचर अपने बालों में फंसा लिया कि जैसे उसके बगैर तो रात भर उसे नींद ही ना आती। अच्छा, और किस लिए आई थी? हो सकता है तुम्हारी इस लिस्ट के आखिर में कहीं मेरा नाम भी हो। महसूस होकर पूछा। तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में है ही नहीं। तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और धीरे से मुस्कुराकर रह गया। सीढ़ियां उतरकर राहदारी की तरफ जाते हुए उसने फुर्सत से अपनी परेशानी पर हाथ मारा। आखिर वो उसके कमरे में गई ही क्यों? आखिर क्यों? खुद को अंदर ही अंदर ढेर सारा डांटा। रुख किचन की तरफ था। बीच रास्ते में याद आया कमरा उस तरफ नहीं है। राहदारी में दाखिल हुई तो सीधा स्टूडियो में पहुंच गई। वहां से झुंझलाकर अपने कमरे में वापस आई। दरवाजा बंद करके दोनों हाथ धरते गालों पर रखे। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तुम्हारा लग रहा है? यूं लगा जैसे उसने करीब आकर एक बार फिर सवाल दोहराया हो। दिल धड़क उठा। एहसास अजीब होने लगे। उसे पहले गुस्सा आता था, अब तो बुरा भी नहीं लगा था। दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। गाल से हाथ हटाकर अपने एहसास से उलझकर अपनी परेशानी को छूकर तसल्ली की कि तबीयत तो ठीक है। फिर दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? गहरी सांस लेकर खुद को उसकी हेजल आंखों के असर से निकाला। फिर जेब से बादाम निकालकर मुंह में डालती खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। सीन बदलता है। वो ट्रैक सूट में मलबूस पिछले 1 घंटे से जॉगिंग ट्रैक पर था। शर्ट कमर से चिपकी हुई थी, बाल पसीने से भीग रहे थे। चेहरे पर सुर्खी थी और सांसें चढ़ी हुई थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। धूप में सब्जा चमक रहा था। रोड पर भी आमदोरफ्त नजर आने लगी। एयरफोन्स कान से जेबों में अड़सते हुए वो बेंच पर कुछ देर तक उसकी निगाहें सब्जे से होती हुई जॉगिंग ट्रैक के उस पार आहनी बाड़ पर जमी रही। उसने क्लाई मोड़कर वक्त देखा, फिर उठकर घर की जानिब रवाना हो गया। घर में मामूल की तरह जिंदगी बेवदार हो चुकी थी। उसने शॉवर लेकर कपड़े बदले, फ्रेश होकर नीचे आया तो किचन में नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में आ गया। कुछ देर तक उनके पास बैठा रहा। मुंतजिर निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। जन्नत अभी तक नहीं आई थी। मिसेस शिराजी ने पूछा तो वो उठ गया। मैं देखता हूँ उसे। कमरे से निकलकर दाएं जानिब स्टूडियो के बराबर में सामने वाला कमरा उसका था। वो आहिस्ती से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। पर्दों की दर से झांकती तेज रोशनी में उसे बेड पर दिखाई दी। कुशन्स के ढेर में वो इस कदर सुकून से सो रही थी कि उसे जगाने का इरादा तर्क करके वो खिड़कियों के सामने जा खड़ा हुआ। जरा से पर्दे सिरकाकर स्विमिंग पूल के उस पार देखा। गुज़श्ता शब का वाकया याद आया तो मुस्कुराहट लबों को छूकर गुजरी। मुड़कर कमरे का जायजा लिया। बहुत सी अशिया सेट हो चुकी थी। कुछ सामान अभी भी सोफे पर और बैग्स में रखा हुआ नजर आ रहा था। कमरे की तरतीब और सजावट से अंदाजा हो रहा था हर चीज बहुत चाहत से मुंतखब की गई थी। हर रंग बहुत सोच कर चुना गया था। खिड़कियों के पर्दे, दीवारों की पेंटिंग्स, गुलदान, कालीन, ऐसे ही एक बार उसने बेडरूम सजाया था। और फिर उसके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी पसंद की मर्जी की हर शय उसने कमरे से निकाल भी दी थी। तब उसने पर्दे, पेंटिंग्स, बेडशीट्स, उसके कपड़ों की तरतीब दराज में रखी, उसकी घड़ियों और टाइयों की सेटिंग को भी अपनी मर्जी से बदल डाला था। वो जैसे उसका हर काम अपने हाथ में लेना चाहती थी, उसकी जरूरत उसकी चाहत होना चाहती थी। गहरी सांस लेकर उसने एक ताहिराना निगाह कमरे में दौड़ाई, जहां सब कुछ था मगर वो नहीं था। ना उसकी कोई चीज थी, ना जगह थी।
लंदन में उन्होंने सब कुछ एक साथ शेयर किया था, मगर यहाँ आकर जैसे एक बार फिर खलास आ गया था। ये उसका ख्याल था, मगर ये ख्याल गलत था। तमाम तर कोशिशें उसकी तरफ से थीं, जन्नत कमाल ने कदम नहीं बढ़ाए थे। वो एक फासला सा कायम रखे जहाँ थी, अभी भी वही नजर आ रही थी। नींद में जरा सा कसमसाते हुए उसने करवट बदलकर आंखें खोली तो वो मुड़कर उसे देखने लगा। वो भी मंदी मंदी आंखों से उसे देख रही थी। सुस्ती और तबीयत का बोझलपन ऐसा कि उठने को अब दिल नहीं चाह रहा था। गुड मॉर्निंग। खिड़की के पर्दे खींच कर वो उसके पास आ गया। आसमानी रंग की जीन्स पर स्याह और सफेद इम्तजाज की शर्ट जिसका हुडी गर्दन पर था। आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थीं, हर स्टाइल से मुकम्मल आ रही, बाल जो पेशानी पर बिखरे हुए थे। दीवार गिर खिड़कियों की धूप उसके बालों पर पड़ रही थी। क्या टाइम हो रहा है? उसने आंखें मसल कर पेशानी रगड़कर पूछा। नाश्ते का टाइम हो रहा है। पारिस ने झुककर हाथ बढ़ाया, जैसे कसरमंदी से थाम कर वो उठ बैठी। रात तुम देखते जागती रही। नींद नहीं आ रही थी। एक मुबहम से मुस्कुराहट पारिस के लबों को छूकर गुजरी। कल रात कोई कह रहा था उसका कमरे में बहुत दिल लग रहा है, उसे मजाक उड़ाया। जन्नत गड़बड़ा कर रह गई। नींद का ताल्लुक दिल लगने से है क्या भला? तब कर पूछा। ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। वो सोफे पर जमकर बैठ गया। मेरे कमरे में तो इधर तकिए पर सर रखा और इधर नींद आ गई। टांग पर टांग जमाए मैगजीन उठा गया। वो तो मैं इसलिए सो जाती थी क्योंकि तुम मेरा बहुत सर खाते थे। फारिस ने मैगजीन के सफे उलटते हुए निगाह उठाई। एक ज़ोंबी के मुंह से ये बात सुनकर अजीब लग रहा है। जन्नत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबड़े बिछ गए, मुट्ठियां बंद हो गईं। उसके यह तासुरात इंतहाई संजीदगी से मुलाहिजा फरमाए गए। क्या डॉक्टर आमना ने तुमको ये नहीं बताया कि गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है? मैगजीन रखकर बोला। क्या आंटी ने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो? आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। लंदन में 2-3 बार वो उसकी शिकायतें मिसेस शिराजी से लगवाकर डांट पड़वा चुकी थी। मैं जैसे बात करता हूँ तुम्हारा पारा चढ़ जाता है। सिर्फ बात करते हो, सिर्फ बात। लहजे में गुस्सा, हैरत, सदमा सब डर आया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम इस तरह नींद में उठकर इस ओल जलोल से होलिये में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो तो तुम्हें इस बात पर भी गुस्सा आ जाएगा। जन्नत कमाल के तासुरात, एहसासात, जज्बात एकदम से बदले। बंजर वीरान सरजमीन यकयक सबज़ ज़ार हो गई। चेहरे पर एकदम से सुर्खी दौड़ी। गुस्सा कहाँ गया पता नहीं, बात क्या हो रही थी अंदाजा नहीं। दिमाग ने झंझोड़ कर दिल को पटका, बार बार कोशिश की, फारिस की चालों का एहसास दिलाया, माजी का हवाला दिया, दर्दनाक किस्से सुनाए, तब जाकर मोहतरमा को होश आया। तुम तुम जाओ यहाँ से। बाजू पकड़कर उसे सोफे से उठाया, पूरा जोर लगाकर खींचते हुए दरवाजे तक लाई। देखा, अब ये बात है मुझे कमरे से निकालने वाली। वो दरवाजे में ही गया। मैं तुम्हें निकाल नहीं रही, जाने का कह रही हूँ, तो हाँसी होकर वजाहत दी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मेरा सर है, झुंझलाकर कहा। क्या सर में दिमाग भी है? अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। उसने दोनों हाथ उठाए, वो बेसाख्ता हंस दिया। फजील अब बड़बड़ाते हुए पाँव पटकती वॉशरूम में घुस गई। और हाँ, याद आया, जोम्बी का तो दिमाग नहीं होता। बुलंद आवाज में कहा। वॉशरूम में कोई चीज फर्श पर ठा करके गिरी थी। वो कमरे का दरवाजा बंद करता मुस्कुराते हुए पलट गया। और वॉशरूम के अंदर आईने के सामने खड़ी जन्नत कमाल अपने और जलोल से हुलिये को देख रही थी और बहुत गौर से देख रही थी।